नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। वैसे सबसे पहले तो आज जोधपुर में बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो सभी लोगों ने बारिश का आनंद लिया होगा। उसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर ध्यान रखना, हम लोग पढ़ रहे हैं राठौड़ वंश को, और राठौड़ वंश में भी हम पढ़ रहे हैं जोधपुर के राठौड़ वंश, इसका भाग 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे अभय सिंह। अभय सिंह के बाद में राम सिंह, राम सिंह के बाद में भक्त सिंह, भक्त सिंह के बाद में बीच में बहुत सारे राजा आते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे विजय सिंह जी आते हैं, उनके जिसने विदेशाई सिक्के चलाए थे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर मान सिंह और अभय सिंह के टाइम में एक खेजड़ली गांव की घटना हुई थी 1730 के अंदर, उसके बारे में भी आज हम अध्ययन करेंगे। ये भक्त सिंह का तस्वीर आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, और ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है खेजड़ली गांव का दृश्य, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग के अंदर, कोई प्रश्न इससे संबंधित कोई प्रश्न आते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक आईडी पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेते हैं अपन अभय सिंह को। अभय सिंह से पहले है ना, थोड़ा अजीत सिंह के बारे में ले लेते हैं, ठीक है ना। अभय सिंह लेते हैं, उससे पहले एक बार अजीत सिंह के बारे में ले लेते हैं अपन, ठीक है। अजीत सिंह वापिस से देख लेते हैं। अजीत सिंह के ध्यान रखना, दो पुत्र थे। एक का नाम था अभय सिंह और एक का नाम है भक्त सिंह, ठीक है ना। एक का नाम अजीत सिंह और एक का नाम अभय सिंह और एक का नाम भक्त सिंह। ध्यान रखना, ये दोनों मिलकर 1724 के आसपास, 1724 के आसपास अजीत सिंह की हत्या कर देते हैं, ठीक है ना। अजीत सिंह की हत्या कर देते हैं और अभय सिंह जो है वो शासक बन जाता है। अब अपन लेते हैं अभय सिंह के बारे में जानकारी कि अभय सिंह कौन थे और क्या थे, उनका शासनकाल कैसा रहा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, अभय सिंह का अगर जन्म की बात करें तो ये जन्म होता है, इनका ध्यान रखना, 7 नवंबर 1702 के अंदर मारवाड़ मेहरानगढ़ के अंदर इनका जन्म होता है। मृत्यु इनकी हो जाती है 18 जून 1749 को अजमेर के अंदर। अजीत सिंह की मृत्यु के बाद 24 जून, अजीत सिंह कौन, अभय सिंह के पिताजी, उनकी मृत्यु दोनों भाइयों ने मिलकर की है। तो अजीत सिंह की मृत्यु के बाद 24 जून 1724 से 18 जून 1749 तक कौन शासन करते हैं, अभय सिंह शासन करते हैं। ध्यान रखना, अभय सिंह का एक पुत्र हुआ करता था राम सिंह, ठीक है ना। ये राम सिंह जो था पूरा अयोग्य शासक था, बिल्कुल बेकार नाकारा शासक था। तो इससे जोधपुर की जनता जो है वो जब राम सिंह को शासक बनाया जाता है, तो जोधपुर की जनता बगावत कर देती है, सरदार बगावत कर देते हैं। ये पूरी कहानी लिखी हुई है, थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान दे देते हैं कि अभय सिंह जो है वो अपने सरदारों को इकट्ठा करते हैं और चर्चा करते हैं। सरदारों को कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि राम सिंह योग्य नहीं है, तो मैं राम सिंह को कोई छोटी मोटी जागीर देकर हटा देता हूं, लेकिन सामंत विश्वास दिलाते हैं कि कोई बात नहीं, अगर राम सिंह सही ढंग से चला तो हम राम सिंह की हर तरह से मदद करेंगे, हर तरह से राम सिंह के लिए हाजिर रहेंगे, ठीक है। लेकिन राम सिंह का चाल चलन ठीक नहीं था। वह आमिया नाम की एक नचनिया थी, उसकी बहन को अपनी पासवान बना देता है, और आमिया को बना देता है क्या, मुसाहिब बना देता है। रिया के सामंत उसका एक चाकर था, रिया के सामंत से उसका एक चाकर था जिसका नाम था विजया देवासी, जो जबरदस्ती क्या कर लेता है, जागीर छीन लेता है। इन कारणों से अभय सिंह जो था वह लंबे समय, अभय सिंह का पुत्र राम सिंह लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। जोधपुर की जनता बगावत कर देती है, जोधपुर के सामंत बगावत कर देते हैं। अभय सिंह, ध्यान रखना, अभय सिंह का एक भाई था भक्त सिंह, ठीक है ना। तो उसका चाचा भक्त सिंह मारवाड़ पर कब्जा कर लेता है। महाराजा अजीत सिंह की मृत्यु पर अभय सिंह का 24 जून 1724 को राज्याभिषेक किया गया था। पिता की हत्या खुद अभय सिंह और उसके भाई भक्त सिंह ने साजिश रचकर की थी। अभय सिंह की टाइम में एक घटना होती है, खेजड़ली गांव की घटना, 1730 के अंदर, विक्रम संवत 1787 में भाद्रपद शुक्ल दशमी, अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं। इनके नाम पर पर्यावरण संरक्षण के अंत में पुरस्कार दिया जाता है। खेजड़ली में वृक्ष मेला लगाया जाता है इसी दिन, ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर थोड़ी जानकारी लेते हैं भक्त सिंह के बारे में।
देखो राम सिंह बड़ा ही अयोग्य शासक था, ठीक है ना। राम सिंह एकदम अयोग्य टाइप का शासक था। तो राम सिंह पर इतना ध्यान राम सिंह जब शासक बनता है तब ध्यान रखना कि जो वहां के सामंत है, जोधपुर के सामंत, जोधपुर की जनता जो है वो क्या कर देती है, बगावत कर देती है। एक कवि कहता भी है, एक कवि का कहना भी है, क्या कहना है कि रामेसु राजी नहीं उत्तर दीनो देश, रामेसु राजी नहीं उत्तर दीनो देश, जो दानो झाला करे आव धनी बख्तेश। कि रामेसु राजी नहीं, राम जो शासक है उससे राजी नहीं है, उत्तर दिनो देश, देश ने अब उत्तर दे दिया है, देश थक गया है। जोधाणो झाला करे, जोधाणा बुला रहा है, झाला करने का मतलब बुला रहा है, आव धनी बख्तेश, की धनी बख्तेश तू आ और जोधपुर के ऊपर शासन कर। इसके बारे में देखो पहले थोड़ी बहुत जानकारी लिख लेते हैं। पिता का नाम, बख्त सिंह के पिता का नाम क्या होगा, वही जो अभय सिंह के है, अजीत सिंह। जन्म की बात करें कि जन्म कब हुआ बख्त सिंह का, जन्म कब होता है, ध्यान रखना, बख्त सिंह का जन्म होता है 1706 के अंदर। कहां होता है, मेहरानगढ़ में, मेहरानगढ़ के अंदर इसका क्या होता है, जन्म होता है 1706 मेहरानगढ़ के अंदर। शासक कब बनता है, ध्यान रखना, तो जब अभय सिंह की मृत्यु होती है उसके बाद में शासक बनता है ये जुलाई 1751 के अंदर, ठीक है ना। शासक कब बनता है, जुलाई 1751 के अंदर, ठीक है ना, जुलाई 1751 के अंदर ये शासक बनता है। और ध्यान रखना 1724 के अंदर, 1724 के अंदर ये बख्त सिंह जो है 1724 के अंदर पिता की हत्या करता है। किसकी, अजीत सिंह की। पिता कौन है यहाँ पे, अजीत सिंह। ये बातें ध्यान रखना, किसके बारे में, बख्त सिंह के बारे में। बख्त सिंह ध्यान रखना बड़ा ही योद्धा टाइप व्यक्ति था। पुराने टाइम में आपको पता हो तो कि घोड़ों की रेसें वगैरह होती थी, घोड़ों को दौड़ाते थे। तो अभय सिंह के पास भी, अभय सिंह जब घोड़े दौड़ाने के लिए घोड़ों के पास जाता, घोड़े डरते थे कि आज पता नहीं किसकी हिम्मत आई है, किसकी पीठ पर ये बैठेगा। पहले क्या होता था, ध्यान रखना, घोड़ों को रोकने के लिए लगाम खींचते थे, लगाम खींचने के साथ साथ घोड़ों की पीठ पर थापी पी देते थे, ऐसे हाथ से मारते भी थे पीठ के ऊपर। तो जब हाथ से पीठ पे मारते उस समय ध्यान रखना एक आवाज करते थे, उस आवाज को कहते, ध्यान रखना, बापो 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 बापो, यानी कि रुको 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 रुको, तो घोड़ा रुक जाता था, ठीक है ना। तो एक दिन भगत सिंह भी किसी घोड़े पर बैठा था और घोड़े पर बैठा बैठा घोड़े को दौड़ा रहा था, दौड़ा के आने के बाद लगाम खींच पे 2 बार किया, बापो बापो। तो एक कवि बैठा था साथ में, ठीक है ना, पास में कवि बैठा था। वो कवि लिखता है कि बापो बापो करत है रोबत है के कान, ये ध्यान रखना, बापो बापो करत है, बापो बापो करत है रोवे है के कान। के कान का अर्थ है यहां पर घोड़ा, ठीक है ना, कि बापो बापो करत है रोवे है के कान, हमके बापो कह दियो। लेकिन क्या कह रहा है कि बापा बापा तू जब उसको मार रहा है तो केकान रो रहा है, घोड़ा क्या कर रहा है, रो रहा है, घोड़े तो ये भारी हाथ था डाकी के जैसा। तो बापो बापो करत है रोवे है के कान, हमके बापो कह दियो। अगर अब की बार तूने बापा कर दिया इसको, यानी पीठ पे मार दिया, तुरंत तजे लो प्राण, ये जो घोड़ा है वो अपने प्राण तज देगा, यानी प्राण त्याग देगा। तो ध्यान रखना 1706 के अंदर मेहरानगढ़ के अंदर इनका जन्म होता है। और शासक कब बनते हैं, जुलाई 1751 के अंदर। मृत्यु कब हो जाती है इनकी, ध्यान रखना, 52 के अंदर, 1752 के अंदर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1752 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 52 में एक शासक बनते हैं, ध्यान रखना, कौन बनते हैं, विजय सिंह शासक बनते हैं। तो बख्त सिंह हो गया, बख्त सिंह के बाद में फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा विजय सिंह के बारे में। विजय सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं, बख्त सिंह के बाद। अब बख्त सिंह नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको मत ये बख्त सिंह की हेडिंग मत सोच लेना। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं अब विजय सिंह के बारे में। विजय सिंह,
ठीक है। शासक कब बनता है विजय सिंह, ध्यान रखना 1752 में। भगत सिंह की मृत्यु हो गई है और 1752 के अंदर विजय सिंह क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। और ध्यान रखना 52 से कब तक रहता है, 93 तक इसका शासन टाइम पीरियड चलता है विजय सिंह का, 52 से 93 तक। ये ध्यान रखना एक जगह पे क्या करता है कि जयप्पा सिंधिया को धोखे से मार देता है। कौन मार देता है, ये ध्यान रखना, जयप्पा सिंधिया मराठा सरदार होता है, उसको धोखे से नागौर के पास में, नागौर के पास धोखे से मार देता है। धोखे से मार देता है। कौन मार देता है, ध्यान रखना, कौन मार देता है, विजय सिंह मार देता है। कौन, कब, किसको मार देता है, जयप्पा सिंधिया को धोखे से मार देता है। आगे देखते हैं, देखो ये विजय शाही सिक्के, चांदी के सिक्के चलाता है विजय सिंह, विजय शाही। चांदी के सिक्के चलाता है, कौन चलाता है, विजय सिंह चलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान रखना, इसके टाइम में एक युद्ध होता है, तुम्बा का युद्ध, ठीक है ना, 1787 के अंदर, 1787 के अंदर तुंगा युद्ध करता है। तुंगा का युद्ध, तुंगा जगह है, मराठों के साथ में युद्ध करता है और मराठों को वहां से हटा देता है। फिर ध्यान रखना 1790 के अंदर पाटन का युद्ध होता है, जिसमें मराठों से पराजित हो जाता है। 1790 के अंदर पाटन का युद्ध, उसमें मराठों से पराजित, इसमें मराठों को हटाता है। इसमें क्या होता है, पाटन के युद्ध में पराजित, किससे, मराठों से। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। एक ध्यान रखना, ये विजय सिंह वही है गुलाब राय को, जिसने गुलाब सागर तालाब का निर्माण करवाया था, गुलाब राय को अपनी पासवान बनाता है। ठीक है ना, ये वही विजय सिंह है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। फिर आते हैं भीम सिंह। भीम सिंह के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मेवाड़ के समय में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, पिंडारी आए थे, पिंडारियों ने उस विवाद को सुलझाने के लिए कहा था कि कृष्णा कुमारी को जहर दे दो, और बाद में हो जाता है। फिर उसके बाद में शासक बनता है मान सिंह। मान सिंह कौन सा, भीम सिंह का भाई। मान सिंह के बारे में ध्यान रखना, अपन बात कर लेते हैं मान सिंह की थोड़ी सी। फिर आ जाता है मान सिंह, इसको तो पूरा क्लीन कर ही देना, इसके बारे में नहीं देख रहे अभी। मान सिंह, भीम सिंह बनता है शासक, भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद होता है, फिर भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, शासक बनता है मान सिंह। ध्यान रखना, दोनों भाइयों के अंदर युद्ध चल रहा है, भीम सिंह और मान सिंह के मध्य। शासक कौन है अभी प्रेजेंट में, भीम सिंह शासक है, ध्यान रखना, जोधपुर का। ठीक है, तो मान सिंह क्या करता है, जालोर चला जाता है, ये दुर्ग है जालोर का, ठीक है, जालोर चला जाता है। तो भीम सिंह, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस राठौड़ शासक ने जालोर के किले में शरण ली थी, वो था मान सिंह। ठीक है ना, यहां मान सिंह जालोर आ जाता है, जालोर के किले में बैठा है मान सिंह। ठीक है, भीम सिंह लगातार अटैक कर रहा है इसके ऊपर, रोजाना इसको नुकसान पहुंचा रहा है, रोजाना इसके आदमी मार रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन शाम को पानी वानी खत्म हो जाता है किले के अंदर, अपने आदमियों को भेजता है, कहता है जाओ किले के नीचे जाओ, पानी वानी लेके आओ, पर ध्यान रखना भीम सिंह से आदमियों से कहीं टकरा मत देना, वरना जितने हो उतने ही मर जाओगे। तो इसके आदमी पानी लेने के लिए नीचे जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो पानी लेके जब वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक इनको नाथ मिलता है, ये जटा उसकी बढ़ी हुई, तो एक नाथ मिलता है कुंडल पहने हुए, इनको एक नाथ मिल जाता है रास्ते के अंदर, ठीक है ना, जिसका नाम था देवनाथ। कौन मिल जाता है, देवनाथ जी मिल जाते हैं इनको रास्ते में। कौन मिल जाता है, देवनाथ मिल जाता है रास्ते में, किसको, मान सिंह के आदमियों को मिल जाते हैं। बुलाते हैं, इधर इधर, कौन हो, तो कहता है कि भाई हम मान सिंह जी के आदमी हैं। कौन मान सिंह, तो भीम सिंह जी के भाई मान सिंह, जोधपुर के शासक भीम सिंह है, उनका भाई मान सिंह है, हम उसके आदमी हैं,
और हम लोग जो है वो उसके पानी लेने आए थे और पानी लेके जा रहे हैं। भीम सिंह बार बार आक्रमण कर रहा है। मान सिंह खुद को जालोर किले के अंदर पैक किया हुआ है और किला जब तक है तब तक उसकी सुरक्षा है। तो देवनाथ जी कहते हैं पानी तो पिला, तो आदमी उनको पानी पिला देते हैं। जब पानी पिलाते हैं, पानी पिलाने के बाद वो जाने लगते हैं, फिर वापस बुलाते इधर 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 कि क्या हुआ, कि जाके कहना मान सिंह को, किसका नाम अभी कहते हैं देवनाथ जी कहते किसका नाम लिया अभी, तो मान सिंह का। तो उसको जाके कहना तू कल शासक बनने वाला है जोधपुर का। ये आदमी जाते हैं मान सिंह के पास में। मान सिंह कहते हैं बीच में एक बाबा मिले थे, उन बाबा ने मुझे बताया कि कल आप जालोर के शासक, सॉरी जोधपुर के शासक बनने वाले हो। मान सिंह कहता है बाबाओं का काम होता है आशीर्वाद देना। उन्होंने अच्छा आशीर्वाद दिया, पॉजिटिव आशीर्वाद दिया। आज मुझे तो रात निकलनी भी मुश्किल लग रही है, क्या करें। दूसरे दिन इनको कहते हैं ना कि विधि का विधान अलग ही होता है। दूसरे दिन समाचार मिलता है भीम सिंह की मृत्यु हो गई। जोधपुर के खुद के सामंत जो थे वो मनाने के लिए आते हैं मान सिंह को, चलो मान सिंह जी आपके भाई की मृत्यु हो गई है और आप वहां जाकर तख्त संभालो, आप यहाँ आकर राज सिंहासन पर बैठो। कौन कहते हैं, सामंत कहते हैं जोधपुर के, ठीक है ना। तो ये था मान सिंह के बारे में। मान सिंह के बारे में और ध्यान रखना कि इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की जोधपुर के अंदर। नाथ संप्रदाय, क्योंकि नाथ के आशीर्वाद से मिला था। और नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ बना के दी कहां पे, महामंदिर। अपन पढ़ चुके हैं संप्रदायों के अंदर, ठीक है, फिर भी मैं आपको वापस बता रहा हूं, महामंदिर के अंदर, महामंदिर जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। नाथ संप्रदाय का इन्होंने मंदिर बना के दिया। जब देवनाथ जी थे तब तक महामंदिर में देवनाथ जी बैठते थे। देवनाथ जी की मृत्यु हो गई तो इनके भी दो बेटे थे, वो आपस में झगड़ने लगे कि महामंदिर पीठ पे कौन बैठेगा। तब मान सिंह जी ने एक और नाथ संप्रदाय बना के दिया, कौन सा, उदय मंदिर। दोनों भाइयों को अलग अलग जगह दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना किसके बारे में, मान सिंह के बारे में। फिर ध्यान रखना शासक आ जाते हैं और ये मान सिंह ध्यान रखना क्या करता है, 6 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर लेता है। 6 जनवरी 1818 संधि कर लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी से। कंपनी से क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। कौन कर लेता है, मान सिंह कर लेता है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा खेजड़ली गांव के अंदर जो एक घटना हुई थी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। खेजड़ली गांव के अंदर क्या घटना हुई थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट, उसके बाद में बात करते हैं। उमस हो रही है बहुत ज्यादा। मान सिंह का एक और है, थोड़ा देख लेते हैं फिर कर लेते हैं खेजड़ली। देखो मान सिंह का, कि मान सिंह जब जालोर में था तो देवनाथ ने उसे राजा बनने की भविष्यवाणी की। जोधपुर में नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर बनाया। पुस्तक इन्होंने नाथ चरित्र एक पुस्तक लिखी है। जोधपुर में मान पुस्तकालय बनाया, मान पुस्तक प्रकाश। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। इनके दरबारी विद्वान से ध्यान रखना कविराज बाकीदास, जिन्होंने बाकीदास की ख्यात लिखा है। मान जसो मणाऊ ये लिखा है। दातार बावनी लिखी है और एक गीत लिखा है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इस गीत में अंग्रेजों का साथ देने वाले सभी राजाओं की क्या की है, आलोचना की है। किसने की है, कविराज बाकीदास ने। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट ले लीजिए। हो गया, चलते हैं आगे। बात कर लेते हैं अपन एक बार खेजड़ली घटना के बारे में, ठीक है। खेजड़ली घटना के बारे में ध्यान रखना, यह घटना जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में महाराजा अभय सिंह के समय में हुई थी। अभय सिंह का जो राज्यकाल चल रहा था उस समय 1787 संवत 1787 के अंदर भादवा शुक्ल दशमी मंगलवार को हुई थी। तभी से विष्णु समाज द्वारा यह दिन बलिदान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। घटना क्या थी वो देख लीजिए कि इस घटना के समय वहां के राजा महाराजा अभय सिंह थे। उन्होंने अपने मंत्री गिरधारी सिंह को खेजड़ली खेजड़ली से वृक्ष लाने खेजड़ी के वृक्ष लाने का आदेश दिया। किला बन रहा था, किले की मरम्मत के लिए, उनके लिए राजमहल बन रहे थे कहीं, तो मरम्मत के लिए चूना चाहिए, चूना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा खेजड़ली जाओ और वहां से लकड़ी लेकर आओ। गिरधारी सिंह लकड़ी लेने के लिए खेजड़ली गांव गया। राजा का आदेश था वृक्ष काटने का, वृक्ष काटने प्रारंभ किए। अमृता देवी विष्णु नामक एक महिला थी, ठीक है ना। विष्णुओं के अंदर आज भी प्रचलित है कि सिर साटे रूख बजे तो भी सस्तो जान। अगर सिर देखे अगर पेड़ बच रहा है तो भी वो सस्ता है, ठीक है ना। तो अमृता देवी विष्णु ने देखा कि ये पेड़ काट रहे हैं, वो बीच में अगर पेड़ों से चिपक जाती है, और ये क्या करता है, गिरधारी सिंह आदेश देता है कि अगर चिपक रहे हैं तो साथ में काट दो। तो 12 सितंबर सन 1730 में अमृता देवी विष्णु सहित 84 गांव के 363 विष्णोई, जिसमें से 69 तो महिलाएं थी
और 294 पुरुष थे। खेजड़ली के हरे भरे वृक्षों को बचाने के लिए खेजड़ली में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं मुख्य पेज की तरफ। मुख्य पेज से पहले ध्यान रखना कि अभय सिंह के बारे में अपन ने ये पढ़ा, तो अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे, तीन दरबारी विद्वान थे, उनके बारे में भी देख लेते हैं कि अभय सिंह के दरबारी विद्वान कौन थे। थोड़ा ऊपर नीचे चल रहे हैं तो मुझे पहले भूल गया था, अब यहां देख लेते हैं यहां पे, ठीक है ना। अभय सिंह के दरबारी विद्वान, तो अभय सिंह के दरबारी विद्वान, तीन दरबारी विद्वान थे। दो को हम एक साथ पढ़ लेते हैं, तीसरे को थोड़ा अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक और दो, इन दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। एक का नाम है, ध्यान रखना, कर्णिदान, और दूसरे का नाम है वीरभान। एक का नाम क्या है, कर्णिदान, और दूसरे का नाम है वीरभान, ठीक है। दो दरबारी विद्वानों के बारे में पढ़ रहे हैं। कर्णिदान जी ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश। और वीरभान ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है, ध्यान रखना, राजरूपक। अब थोड़ी स्टोरी देखते हैं यहां पे, ठीक है, थोड़ी कहानी देखते हैं। ये दिल्ली है, क्या है, दिल्ली। दिल्ली में किसका शासन था, जब यहां अभय सिंह का शासन है तो दिल्ली के अंदर शासन था रंगीला का, ठीक है ना, मोहम्मद शाह रंगीला का। एक मिनट, इसको थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। दिल्ली के अंदर शासन है मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला का शासन है। और मोहम्मद शाह रंगीला, ध्यान रखना, बड़ा ही रंगीन किस्म का, रंगीन मिजाज का, मतलब इसको किसी चीज का वो टेंशन नहीं है, राजवाद का टेंशन नहीं, मस्त रहने वाला बंदा है एकदम। और रंगीला, जैसे रंगीला इसके पीछे इसी कारण लगता है कि ये बड़ा रंगीन किस्म का व्यक्ति था, शराब और शबाब में डूबा रहता था। तो इसके समय में ध्यान रखना, गुजरात का गवर्नर हुआ करता था, गुजरात किसके, मोहम्मद शाह के समय में गुजरात का गवर्नर, गुजरात जगह थी जो मुगलों के अंडर में आती थी, तो गुजरात का गवर्नर था, ध्यान रखना, बुलंद खां। सर बुलंद खां कह दो, बुलंद खां कह दो। ये विद्रोह कर देता है कि ये वैसे शासन सही नहीं कर रहा, बुलंद खां परेशान हो गया, बुलंद खां कहता है छोड़ो इसको, मैं मेरा अलग से शासन बढ़ाऊंगा गुजरात का। तो इसके समय में क्या होता है कि दरबार लगा हुआ होता है, दरबार के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला कहता है, इस टाइम में एक प्रथा होती थी कि एक पान का बीड़ा होता था, पान का पत्ता, पान बनाया हुआ होता था। तो मोहम्मद शाह रंगीला कहता है कि सर बुलंद खां को कौन पराजित करेगा, गुजरात से इस सर बुलंद खां को कौन हटाएगा। तो ये थाली के अंदर पान का बीड़ा सजाता है, और पान का बीड़ा सजाकर कहा पूरे दरबार में घुमाता है, पर इसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाती थी, कोई बीड़े को हाथ लगाता नहीं है, ठीक है ना। जब बीड़े को कोई हाथ नहीं लगाता तो पूछते हैं क्या कोई नहीं है ऐसा, तो दरबारी विद्वान, दरबारी में से एक बोलता है कि ये काम एक ही बंदा कर सकता है, कि कौन, कि अभय सिंह, ठीक है। तो बुलाओ अभय सिंह को। तो अभय सिंह को बुलाया जाता है। अभय सिंह आते हैं, कहते हैं कि तुम्हें जाना है भाई गुजरात अभियान के लिए, बुलंद खां को हराने के लिए। अभय सिंह कहता है मैं क्यों जाऊं, तो बाकी सबने मना कर दिया। ये राठौड़ों के अंदर बड़ी एक देखा जाता है। कर्नल जेम्स टोड तो यहां तक लिखता है कि मुगलों की जीतें जितनी हुई है उसमें आधी से ज्यादा जीतों के अंदर राठौड़ों का हाथ है। तो राठौड़ों के अंदर एक वो स्वाभाविक बात थी कि युद्ध हम करेंगे, पहले हम जाएंगे, वो वाली बात थी। तो ठीक है ना, ध्यान रखना, अभय सिंह जो है वो मान जाता है बात, और बुलंद खां से युद्ध करने के लिए कहा चला जाता है, अहमदाबाद। ध्यान रखना, ये 1730 की बात है, पेन चेंज करके लिख रहा हूं, 1730 अहमदाबाद का युद्ध, अहमदाबाद का युद्ध, ठीक है ना। अहमदाबाद का युद्ध होता है 1730 के अंदर। अभय सिंह सर बुलंद खां को हरा देता है। सर बुलंद खां घुटनों पे आके माफी मांगता है, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में लेके जाता है उसको, और बाद में इसके साथ कुछ होता है वो बाद में देखेंगे। इस पूरी घटना का 1730 के अहमदाबाद युद्ध का
सूरज प्रकाश और राज रूपक के अंदर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ध्यान रखना, अहमदाबाद युद्ध के अंदर कर्णिदान खुद मौजूद थे। कर्णिदान खुद क्या थे, उस युद्ध के अंदर मौजूद थे। आंखों देखा पूरा वर्णन लिखा है इन्होंने अपने सूरज प्रकाश के अंदर। और जब सूरज प्रकाश लिखा और अभय सिंह को कहा कि मैंने आपके युद्ध का पूरा वर्णन लिखा है, आप इसको एक बार पढ़िए, तो जब अभय सिंह इतनी बड़ी किताब देखता था, अभय सिंह कह रहे नहीं नहीं, मेरे से इतनी बड़ी नहीं पढ़ जाएगी, आप कुछ शॉर्ट नोट्स बना के दे दो युद्ध के बारे में, युद्ध के बना के दे दो, मैं उसको पढ़ लूंगा। तो इन्होंने एक और किताब लिखी युद्ध के बारे में, जिसमें खाली युद्ध का वर्णन है। किसके, 1730 के अहमदाबाद युद्ध का वर्णन है। उस किताब का नाम क्या है, ध्यान रखना, बिड़द श्रृंगार। एक और किताब है बिड़द श्रृंगार। एक मिनट, उस किताब के अंदर खाली अहमदाबाद के युद्ध का ही वर्णन किया है। किसने किया है, कर्णिदान ने। और ध्यान रखना, जब ये बिड़द श्रृंगार को पढ़ते हैं अभय सिंह, तो कर्णिदान को 1 लाख रुपए वहां उसको हाथों हाथ देते हैं और हाथी देकर हाथी के आगे आगे खुद चलते हैं और कर्णिदान को अपने घर तक छोड़ के आते हैं। ये बहुत बड़ा सम्मान था एक राजा द्वारा किसी कवि को देने का। ठीक है ना। इन्होंने एक, ध्यान रखना, इन्होंने एक युद्ध को बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा है। और वीरभान जो है उन्होंने राग रूपक के अंदर डेट वाइज थोड़ा ढंग से लिखा है। तो ये ध्यान रखना, दोनों कवि थे। एक और कवि था, ध्यान रखना, एक और कवि के बारे में अपने को जानकारी मिलती है, जिसका नाम है जगजीवन। एक और कवि आता है दरबारी विद्वान के अंदर, जगजीवन। इन्होंने भी, ध्यान रखना, 2 किताबें लिखी है। एक तो अभय सिंह पे लिखी है, ध्यान रखना, ठीक है ना, एक अभय सिंह पे लिखी है और एक लिखी है अजीत सिंह पे। अभय सिंह पे लिखी है अभ्योदय। कौन सी लिखी है, अभ्योदय। और अजीत सिंह पे लिखी है अजीत्योदय। ये 2 किताबें लिखी है किसने, जगजीवन ने। इनका अलग से ध्यान रखना, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं मुख्य पेज की तरफ और देखते हैं क्या रहता है अपना। तो आज हमने, ध्यान रखना, अभय सिंह के बारे में पढ़ा, अभय सिंह के दरबारी विद्वानों के बारे में पढ़ा, अभय सिंह के अयोग्य पुत्र राम सिंह के बारे में पढ़ा, भक्त सिंह के बारे में पढ़ा, भक्त सिंह की कहावत, भक्त सिंह के बारे में कहे गए दोहों के बारे में पढ़ा। जैसे एक दोहा है, बहुत प्रचलित है कि रामेसु राजी नहीं उत्तर दिनो देश, रामेसु राजी नहीं उत्तर दिनो देश, जो धानो झाला करे आव धनी बख्तेश। ठीक है ना। तो भगत सिंह के बारे में कहा गया है। फिर हमने मान सिंह के बारे में पढ़ा और खेजड़नी घटना के बारे में पढ़ा। याद करते रहिए, लिखते रहिए। बारिश आई है बहुत अच्छी, बारिश का आनंद लीजिए, उसके साथ नोट्स बनाते रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।